Hello, kids, and welcome back to my channel, The Literary Lounge. And now, as you can see in the screen, today we are going to discuss, we are going to learn what is there in the chapter Lost Spring, and your PTs are around the corner, so it will prove to be a great help. So, let us start very quickly. The chapter is titled The Lost Spring. One more thing, I'm going to be bilingual from now onwards. अगर आपको लगे कि खाली इंग्लिश में आपको चैप्टर इज टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है. लॉस्ट का मतलब सबको पता है. लॉस्ट का मतलब होता है खोई हुई, राइट, समथिंग विच इज लॉस्ट. एंड देन द वर्ड स्प्रिंग. स्प्रिंग कौन सी? सोफे में जो स्प्रिंग होती है वो, आपके डोर में दरवाजे में स्प्रिंग होती है वो नहीं, वो स्प्रिंग नहीं है. या मार्केट में स्प्रिंग रोल मिलता है वो स्प्रिंग रोल? नो, इट इज नाइदर. उनमें से कोई स्प्रिंग नहीं है. ये स्प्रिंग क्या है? इट इज अ सीजन एक्चुअली, ऋतु, बसंत ऋतु, राइट. लॉस्ट स्प्रिंग. सो स्प्रिंग इन लिटरेचर सिंबलाइजेस हैप्पीनेस, रिजुवेनेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म, खुशी. यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है? खोया हुआ बचपन, राइट, खोई हुई खुशी. As you can see below the title, there is a subtitle, Stories of Stolen Childhood. This chapter actually is taken from a bigger work. ये एक बड़ी किताब से ये चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है Stories of Stolen Childhood, जिसमें ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चों की कहानियां हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिनका उत्पीड़न होता है, जिनकी जो बहुत गरीब है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, दो वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते. सो दिस ऑथर इज अनीस जंग एक्चुअली. शी वाज बोर्न, उनकी पैदाइश 1964 1964 में हुई थी. कहां? रूरकेला में. एंड शी स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. तो उन्होंने अपना बचपन और जवानी कहां गुजारी? हैदराबाद में. शी रिसीव्ड द एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो उनकी पढ़ाई कहां पूरी हुई? पहले हैदराबाद में इनिशियली, एंड देन शी वेंट ऑन टू यूएसए. वहां जाके उनकी हायर एजुकेशन हुई. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता, मदर एंड फादर बोथ, दे वर राइटर्स. वो भी राइटर्स ही थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर, शी बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. शुरुआत उन्होंने इंडिया से करी. बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, कॉलम्स लिखे. शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, देश के बाहर भी उन्होंने ये काम किया. न्यूज़पेपर्स में उन्होंने कॉलमनिस्ट का काम किया, एडिटर भी रही वो. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट. ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक टुकड़ा है. एक्सेप्ट मतलब एक टुकड़ा, एक बड़े काम का छोटा सा हिस्सा, राइट, फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. राइट, बुक का क्या नाम है पूरा? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पे क्या डिस्कस किया है अनीस जंग ने? कि कैसे इन बच्चों की ये गरीबी इनको मजबूर कर देती है उनका शोषण होने पे, राइट. उनको खाने के पैसे नहीं है, स्कूल जाने के पैसे नहीं है, तो उनके पास क्या रास्ता बचता है? कोई रास्ता नहीं बचता. मजदूरी करते हैं, कचरा बीनते हैं, यही उनके पास ऑप्शन रह जाते हैं. सो वी विल बिगिन with the first story which we are going to discuss in today's video. The title of this story is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में ₹1 मिल जाता है. ये किसने कहा होगा? आपको क्या लगता है? जिस बच्चे की कहानी है, जिसकी स्टोरी है, उसी ने कहा है. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में ₹1 मिल जाता है. Why do you do this? Now the story begins with a question. स्टोरी की शुरुआत एक सवाल से होती है. सवाल किसने पूछा है? ऑथर ने, राइटर ने. कौन है राइटर? अनीस जंग. आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ये सवाल अनीस जंग ने पूछा, जिसको वो रोज देखती हैं वहीं अपने पड़ोस में कचरा बीनते हुए. होम आई इनकाउंटर. ये कौन सा इनकाउंटर? वो जो पुलिस इनकाउंटर करती है, गोली मारती है, वो वाला नहीं. ये वो इनकाउंटर नहीं है. दिस इनकाउंटर इज एक्चुअली मीटिंग. मिलने को कहते हैं इनकाउंटर, राइट. सो आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold. Scrounging means ढूंढना, खकोड़ना, to look for. So Sahib is every day she sees Sahib looking for gold in the garbage dumps. Gold? Do you actually think he is looking for gold? Actually, gold for Sahib Alam is finding a rupee or two, or sometimes even a 10 rupee note in the garbage. कभी कभी इस बच्चे को ₹1, ₹2, even 10 का नोट भी मिल जाता है. वो उसके लिए गोल्ड है. Said Sahib left his home long ago. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. तो उसने अपना घर इतने टाइम पहले छोड़ दिया कि उसके जहन में, उसके दिमाग में कोई अंश भी नहीं बचा है अपने घर की याद का. ढाका. ढाका क्या है? राजधानी है बांग्लादेश की. इट इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. अब उसकी माँ ने उसे क्या बताया है? कि वहां बहुत सारे तूफान आए थे, बाढ़ आई थी, जिसमें उनके खेत खलियान, उनके घर सब बह गए, तबाह हो गए. दिस इज व्हाट द मदर हैज टोल्ड हिम. दैट्स व्हाई दे लेफ्ट. इसीलिए वो बांग्लादेश
ढाका छोड़ के इंडिया आ गए, भारत आ गए. दैट इज वाई दे लेफ्ट बांग्लादेश एंड केम टू इंडिया लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. क्यों आए? गोल्ड की तलाश में, सोने की तलाश में. अगेन, दिस इज नॉट द गोल्ड विच विमेन वेयर ऑल द टाइम. नो, नॉट दैट गोल्ड. ये वो सोना नहीं है जो औरतें आभूषण जिसके बनाती हैं, पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती है. नो, this is actually finding those rupees and selling things from the garbage to earn their livelihood. वो कचरे में से बीन के जो अपना पालन पोषण करते हैं, उसी के लिए गोल्ड वर्ड यूज हुआ है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. अब अनीस जंग ने जो सवाल पूछा था, व्हाई डू यू डू दिस, क्यों करते हो तुम ऐसा, उसका जवाब साहिब आलम देता है, मेरे पास कुछ और नहीं है करने को. क्यों नहीं है? स्कूल जाने के पैसे नहीं, तन पे कपड़े नहीं, पैरों में जूते नहीं, पेट भरने को प्रॉपर खाना नहीं. तो उसके पास क्या है? कुछ नहीं है करने को. इसीलिए वो क्या करता है? कचरा बीनता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स. वो बुदबुदाता हुआ है जवाब देता है, लुकिंग अवे. गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली. तो अनीस जंग हंसते हुए कहती है, अरे स्कूल जाओ भाई. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. बट द मोमेंट शी सेज दिस, जैसे ही वो ये कहती हैं, उनको अंदाजा होता है कि मैंने कितनी खोखली बात कह दी. स्कूल जाओ भाई. स्कूल कैसे जाएगा? कौन भेजेगा उसे स्कूल? उसके माँ बाप के पास तो पैसे नहीं है, उसके पास किताबों के पैसे नहीं है, ना बैग ना कपड़े, कुछ नहीं. कैसे जाएगा? ही कैन नॉट गो. तो अनीस जंग फेल्ट अ लिटिल एम्बेरसमेंट. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. अब साहिब आलम, इवन दो ही इज पुअर, गरीब है वो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी होती है. चाहे वो खरबपति हो, करोड़पति हो, या एक वो आदमी जिसकी जेब में 50 रुपए भी नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देता है. तो साहिब आलम ने भी अपनी डिग्निटी सेव करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव हिज डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ही सेज, अरे मेरे घर की तरफ कोई स्कूल ही नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा. दिस इज वॉट ही सेज. एंड ऑन दैट अनीस जंग सेज इन अ वेरी जोकिंग टोन, एक मजाक वाली टोन में अनीस जंग उस पर कहती है, अच्छा अगर मैं स्कूल शुरू शुरू करूं, तुम जाओगे? इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? यस. साहिब आलम के चेहरे पे खुशी आ जाती है, बहुत बड़ी सी स्माइल देता है, कहता है हाँ हाँ बिल्कुल जाऊंगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद साहिब आलम देखता है अनीस जंग को आते हुए, तो वो भागता हुआ उनके पास जाता है. He went up to her, running and asked her. सवाल पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया मैडम जी? अब इस पे क्या जवाब देंगे अनीस जंग? अनीस जंग ने तो मजाक में पूछा था, बट आई मीन दिस बॉय, राइट, ही गॉट सीरियस. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. उस पे वो जवाब देती है, अरे बेटा स्कूल बनने में तो बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी का बनता है स्कूल. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. लेकिन ये जब अनीस जंग ने कहा, उनको शर्म महसूस हो रही थी. शी वाज फीलिंग एम्बेरेस्ड, राइट, बिकॉज शी मेड अ प्रॉमिस विच कैन नेवर बी फुलफिल्ड. एक ऐसा वादा कर दिया जो कभी पूरा नहीं हो सकता. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन इस बच्चे की दुनिया में ऐसे बहुत सारी झूठे वादे, झूठी प्रोमिसेस भरी पड़ी हैं. हर कोई उससे आके ऐसे झूठे वादे कर जाता है जो कभी पूरे नहीं होते, राइट. उसकी इस ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मीन्स डार्क, इस धुंधली लाइफ में, इस अंधेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे झूठे वादे हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क्ड हिम हिज नेम. जब काफी महीने गुजर गए अनीस जंग को, इस बच्चे को जाने हुए, तो एक दिन उससे नाम पूछती है. शी आस्क्ड हिम हिज नेम. व्हाट इज योर नेम? एंड ही रिप्लाइज, बच्चा जवाब देता है क्या? साहिब आलम. ही अनाउंसेस, वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है साहिब आलम. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. नाउ द किड हैज नो आइडिया व्हाट साहिब आलम मीन. उसको पता नहीं है उसके नाम का मतलब क्या है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, he would have a hard time believing it. अगर उसे पता होता कि मेरे नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड. साहिब का मतलब होता है लॉर्ड, मालिक. आलम, इट मींस ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वर्ल्ड, यानी ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. अगर उसे पता होता उसके नाम का ये मतलब है, वो कभी यकीन नहीं कर पाता इस बात पे. बट दिस बॉय, अगर उसको कोई बता दे तो उस बच्चे को यकीन नहीं होगा, शायद उसका दिल भी टूट जाएगा. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. उसको अंदाजा नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पे, रास्तों में घूमता रहता है. क्या करता है? कचरा बीनता है. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एंड अनीस जंग कॉल्स दीज बॉयज एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज. बेयरफुट मींस नंगे पैर, जिनके पैर में ना जूते हो ना चप्पल हो. हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. सो इन द मॉर्निंग यू मस्ट हैव सीन देयर आर सो मेनी बर्ड्स, राइट, हु कम एंड दे चर्प ऑल द टाइम. चिड़ियां आती हैं सुबह सुबह, जब धूप तेज नहीं होती, चहचहाती हैं, चली जाती हैं. तो ये बच्चे भी उन चिड़ियों की तरह हैं, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह. सुबह आते हैं, कचरा बीनते हैं और दोपहर तक चले जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम. सो आफ्टर अ लॉट, धीरे धीरे जब काफी सारे महीने गुजर गए, हर एक बच्चे को पहचानने लगी है.
Why aren't you wearing chappals? I asked, अरे भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? Now she asked one of the other boys कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? उस पे बच्चा क्या जवाब देता है? My mother did not bring them down from the shelf. Again he is doing what साहिब आलम did earlier. अपनी डिग्निटी बचाने के लिए क्या कह रहा है? अरे वो मैडम जी मेरी मम्मी ने उतारी नहीं ऊपर से चप्पल, वो ऊपर टाड़ पे रखी, टाड़ पे मचान पे रखी है ऑन द शेल्फ, राइट? उतारी नहीं वरना मैं पहन लेता। ही आंसर सिंपली इन अ मैटर ऑफ फैक्ट टोन, even if she did he will throw them off. Now another one of his friend comes to his rescue. दूसरा बच्चा अपने दोस्त की मदद करने आ जाता है। अरे मैडम जी ये पहनता ही नहीं है, आंटी उतार दे तो भी फेंक देता है। Adds another who is wearing shoes that do not match. जिस बच्चे ने ये बात कही उसके पैरों में जूते तो थे लेकिन दोनों जूते अलग थे, राइट? They were not same. It was not a pair. They were from different pairs. अलग अलग जूते थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अनीस जंग उस पर कहती है अरे तुमने दो तरीके के जूते पहन रखे, तो अपने पैर इधर उधर करता है अपनी शर्म छिपाने के लिए। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब एक तीसरा बच्चा कहता है मुझे भी जूते चाहिए। इस बच्चे को पूरी जिंदगी में जितना बड़ा भी वो है, टिल डेट ही हैज नेवर ओन्ड अ पेयर, उसे आज तक जूतों का कोई जोड़ा नहीं मिला। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. And Anis Jung, through her experience, has seen a lot of kids like these poor children who walk the roads of cities and villages barefoot. उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो नंगे पैर शहरों में गांवों में घूमते रहते हैं। I wonder, sorry, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब उसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है नंगे पैर घूमना, ये गरीबी इसका रीजन नहीं है। जूते तो हम ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं, वो एक्चुअली हमारे यहाँ नंगे पैर ही चला जाता है। दिस इज वन एक्सप्लेनेशन, बट दिस पॉवर्टी makes the author think, right? It forces the author to wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. ये जो भी गरीबी है ये ऑथर को मजबूर कर देती है सोचने पे क्या क्या वाकई ये एक ट्रेडिशन है या अपनी गरीबी अपनी लाचारी को छुपाने का एक एक्सप्लेनेशन है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम ओडीपी वाज टोल्ड मी। नाउ द ऑथर अनीस जंग एक स्टोरी बताती हैं जो उनको ओडीपी के एक आदमी ने एक बार बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेंपल। जब ये आदमी बच्चा था तो एक टेंपल से रोज गुजरता था, वेयर इज फादर वाज अ प्रीस्ट, और इसके फादर के जो बच्चे के फादर थे वो उसी पुराने मंदिर में महंत थे, पुजारी थे। ही वाज अ प्रीस्ट देयर। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेंपल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब ये बच्चा रोज स्कूल जाते वक्त उस मंदिर के बाहर रुकता। ही वुड स्टॉप वेरी ब्रीफली एंड फोल्ड हिज हैंड्स, हाथ जोड़ के विनती करता, भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। नाउ सी द इनोसेंस ऑफ दिस चाइल्ड, राइट? And this innocence is not only of the child but also of the times, right? When times change, people change. हर चीज चेंज होती है वक्त के साथ। उस वक्त का बच्चा बहुत भोला भाला, वो भगवान से अपने क्या करता था? प्रार्थना करता था, विनती करता था, दरख्वास्त करता था कि मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब यही आदमी जब बड़ा हो गया तो उसी मंदिर जाता है जो मंदिर अब बिल्कुल वीरान सुनसान सा पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा लोग नहीं आते। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब उसका जो बैकयार्ड था, यानी आमतौर पर जो मंदिर के पीछे बगीची होती है उसमें जहां प्रीस्ट रहता था, पुजारी रहते थे, वहां पे कुर्सियां पड़ी हुई थी। किस रंग की? लाल और सफेद, रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक बच्चा आया भागता हुआ जिसने ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। This boy was donning a grey uniform, school uniform, and he threw his bag. He came panting. Panting, वो जो कुत्ते हाँफते हैं जबान निकाल के गर्मियों में, that is when you are extremely tired or after, I mean, a long bout of running, जब आप बहुत भाग के आते हैं तो आप एकदम से हाँफते हैं। He was panting, और उसने आते ही बैग अपना बस्ता कहां फेंक दिया? फोल्डिंग बेड पे। यही मैं आपको अभी बता रहा था। यही अगर उडीपी का वो आदमी जो बड़ा हो गया है, जब वो बच्चा था, उसे अगर बैग और नई किताबें दी जाती वो कभी नहीं फेंकता। उसे बहुत वैल्यू थी अपनी किताबों की, अपनी पढ़ाई की, इवन अपने जूतों की। तो इस बच्चे ने आती बैग फेंका, राइट? लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। इस बच्चे को देख के वो आदमी जो है ओडीपी से, उसे वो बच्चा याद आता है, यानी अपना बचपन याद आता है जब उसने हाथ जोड़ के विनती करी थी, भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। उस बच्चे ने जब उसे जूते मिल गए, देन ही फाइनली
got his hands upon a pair of shoes. What did he say to God? Let me never lose them. भगवान मेरे जूते कभी खोए ना, कभी फटे ना, कभी खराब ना हो. Right? The goddess had granted his prayer. भगवान ने उसकी विनती सुन ली थी, उसे जूते भी मिल गए, वो जूते उसके पास रहे भी. Young boys like the son of the priest now wore shoes. तो अब जो पुजारी हैं और इन्हीं जैसे और पुजारियों के बच्चे जो हैं वो जूते पहनना है, उनके पास इतने पैसे हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे कि ये बच्चे कचरा बीनने वाले जो मेरी कॉलोनी के आसपास घूमते हैं, इनके पास आज भी जूते नहीं है ना चप्पल है. दे रिमेन शूलेस, राइट, बेयरफुट, नंगे पैर घूमते हैं. माय एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. अब क्योंकि ऑथर अनीस जंग बहुत टाइम से इन बच्चों को जानती थी, तो एक बार देखने चली गई, इनके साथ साथ गई, देखा कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं. एंड इट टुक हर टू सीमापुरी. कहाँ रहते थे ये बच्चे? सीमापुरी में. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. तो ये जो जगह थी सीमापुरी, ये वैसे तो दिल्ली में थी, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में थी, पेरिफेरी में, बिल्कुल दिल्ली समझ लीजिए जहां दिल्ली खत्म होता है किनारे पे, वहां पे थी. बट स्टिल ज्योग्राफिकली इट वाज विद इन दिल्ली. So the author is saying that even though it was in Delhi, yet it was miles away from it. लेकिन तब भी ये दिल्ली से कोसों दूर थी. कैसे? फाइनेंशियली. क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग यूजुअली, इवन इफ यू गो टू दिल्ली टुडे, most of the people, like I mean 85-90% of the people, they are, I mean, on an average quite well off. But these children, इनके पास इतना भी पैसा नहीं है, बच्चों को इतना ही पैसा नहीं है कि सही से पेट भर लें. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. तो यहाँ जो लोग हैं सीमापुरी में, ये वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे. They had migrated to India from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. साहिब की फैमिली भी उन्हीं के साथ आई थी. सीमापुरी was then a wilderness. 1971 में जब ये लोग सीमापुरी आए थे दिल्ली, तब सीमापुरी एक जंगल था. It still is. जंगल तो आज भी है. It is still a jungle, but it is no longer empty. But it is not an empty jungle. Now people are living in it. अब उसमें लोग रह रहे हैं. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. अब यहाँ पे क्या है? झोपड़ियां, झोपड़पट्टी, झुग्गियां, ढांचे बने हुए हैं मिट्टी के, और उनकी छतें किसकी बनी है? दे आर मेड ऑफ टिन एंड टार्पोलिन. तिरपाल से ढकी हुई है, कहीं टूटे फूटे टीन से ढकी हुई है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन डिवॉइड ऑफ सूएज, जिसमें पानी की निकासी तक का इंतजाम नहीं है. राइट, देयर आर नो प्रॉपर लैट्रिन्स, राइट, और यूरिनल्स बिल्ट. ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना पीने का पानी ना रनिंग वाटर है. लिव 10,000 रैग पिकर्स. कितने रहते हैं यहाँ पे कचरा बीनने वाले? 10,000. और ये तो बहुत पुरानी बात है. राइट, दिस स्टोरी वाज रिटन वे बैक, आई डोंट रिमेंबर द ईयर. 10,000 रैग पिकर. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. कितने सालों से ये लोग रह रहे हैं यहाँ? 30 साल से. ऑलमोस्ट 30 इयर्स बिना किसी पहचान के. इनकी कोई पहचान नहीं है. दे हैव लिव्ड हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विद रेशन कार्ड्स. उनके पास परमिट भी नहीं है. दे डोंट हैव एन इंडियन नेशनलिटी, but they are living here because they are getting food. Why? Because they have ration cards. Who has given them ration cards? उनके पास राशन कार्ड है. किसने दिए? पॉलिटिशियंस ने, नेताओं ने. क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक है. सब वोट बैंक की राजनीति है. राइट, इट इज ऑल पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक. इन लोगों को राशन कार्ड दिए हैं जिससे उनको अनाज मिलता है, और जब इलेक्शन होते हैं तो वो लोग वोट डाल देते हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं. राइट, so they are living here without permits but with the ration cards that get their name on voters list and enable them to buy grain. वो वोट डाल देते हैं, उसके बदले उन्हें थोड़ा सा अनाज मिल जाता है. फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. इन लोगों के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनाज या इनकी पहचान? अनाज. जिंदा रहेंगे तभी तो पहचान होगी, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पहचान किस बात की? अभी हम में से, मुझ में से, आप में से कोई पूछे कि भाई तुम्हें अपनी पहचान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खाना, तो हम लोग जिस पोजीशन में है, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नहीं, हमारी पहचान बहुत जरूरी है. राइट, आई एम कुशांक अग्रवाल, आई एम अ डॉक्टर, आई वर्क इन फोर्टिस हॉस्पिटल. मेरी पहचान है, मुझे लोग जानते हैं. अभी मुझसे कोई कहा कि आपकी पहचान हम इरेज कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. राइट, वी आर इरेजिंग योर आइडेंटिटी, वी आर इरेजिंग वॉट एवर यू हैव डन सो फार. जो भी आज तक आपने किया, हम सबको मिटा रहे हैं. ठीक है, तो क्या आप इस बात पर राजी होंगे? वुड यू अग्री? नो, यू वुड नॉट अग्री. आप कहेंगे मेरे लिए पहचान इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन लोगों के लिए पहचान के कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनको अपना पेट पालना है, उनको जिंदा रहना है. इफ
at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach. We would rather live here than in the fields that gave us no grain, right? So say a group of women in tattered saris when I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers, right? So the author the author she is asking a group of women, कुछ औरतों से पूछा, क्या पूछा कि तुम लोग अपना सब इतना हरे भरे खेत खलियान छोड़ के क्यों आ गई हो इस खराब जगह में। एंड द विमेन से कि अगर दिन के खत्म होने पे हम अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं और सुकून से बिना दुखते हुए पेट के खाली पेट के सो जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जी तो पा रहे हैं यहाँ के, 2 वक्त की रोटी तो अरेंज हो पा रही है, राइट? इससे अच्छा क्या है उन उन खेतों में रहना जहां से हमें ना अनाज मिलता था ना हम पेट पाल रहे थे, उनसे अच्छा ये है जहां पे अपने बच्चों का अपना पेट पाल पा रहे हैं। ये उन औरतों ने जवाब दिया जब अनीस जंग ने उनसे पूछा, राइट? वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। जहां उन्हें खाना मिलता है वहीं वो अपने ट्रांजिट होम्स लगा देते हैं। ट्रांजिट होम्स मीन टेम्पररी होम्स। यही उनके जो मिट्टी के बने हुए ढिए झोपड़पट्टी जो है वो कहीं भी लगा देते हैं जहां उन्हें खाना मिलने की उम्मीद होती है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम। इन्हीं में उनके बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, इन्हीं झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। दीज किड्स आर बोर्न हियर, दे ग्रो हियर इन दीज मेकशिफ्ट टेंट्स इन दिस ट्रांजिट होम्स एंड दे बिकम अ पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और वो बड़े होके इस काम में अपने माँ बाप की मदद करते हैं, कचरा बीनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। सीमापुरी में रहकर सर्वाइवल का क्या मतलब है, जीने का मतलब क्या है? कचरा बीनना। वही उनका एक जरिया है, एक माध्यम है जीने का, अपना पेट पालने का, जिंदा रहने का। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। अब इतने सालों से ये लोग ये काम करते आ रहे हैं कि वो अपने आप में एक फाइन आर्ट का शेप ले चुकी है। क्या? रैक पिकिंग, कचरा बीनना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए कचरा कचरा नहीं है, सोना है। कैसे? इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। क्योंकि उससे उनकी डेली ब्रेड अर्न होती है, उससे उनके सर पे छत है, इसी कचरे को बेच के। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई छत क्यों नहीं सही, लेकिन छत तो है। डूबते को तिनके का सहारा काफी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन एक बच्चे के लिए वो कचरे से भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। कभी कभी तो मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं। 1 रुपया तो बहुत बार मिला है, लेकिन कभी कभी मैडम जी 10 रुपए मिल जाते हैं। ये बताता है साहिब किसको? अनीस जंग को। उसकी आंखों में एक चमक आती है। 10 रुपए का नोट हमारे लिए तो ये चिल्लर है, बल्कि कुछ लोगों के लिए चिल्लर भी नहीं है, 100 रुपए चिल्लर हो गए हैं आजकल। लेकिन इस बच्चे के लिए 10 रुपए का नोट बहुत बड़ी चीज है। इट इज लाइक फाइंडिंग गोल्ड। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आपको कचरे के ढेर में कोई सिक्का मिल जाए, सिल्वर कॉइन, सिल्वर का नहीं बना होता ये, लेकिन उसके ऊपर जो निकल प्लेटिंग होती है, उसका जो कलर होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिल्वर कॉइन। इसीलिए उसको यहाँ चांदी का सिक्का कहा गया है। जब आपको कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप ढूंढना छोड़ते नहीं है। ये बच्चे छोड़ते नहीं है और ढूंढते रहते हैं। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, खकोड़ना, ढूंढना, ये ढूंढते ही रहते हैं। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए, उनके माता पिता के लिए गार्बेज के अलग अलग मतलब है। गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज अ वंडर। बच्चों के लिए वो एक अद्भुत आश्चर्यजनक चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे मिल जाते हैं उन्हें। कभी उन्हें 1 रुपए मिलता है, कभी उन्हें 10 रुपए मिलते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़ों के लिए क्या है? वो जीने का जरिया, जिंदा रहने का जरिया, माध्यम। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक दिन अनीस जंग ऐसे जा रही थी, right? She was, going through, passing through, and she saw Sahib Alam standing outside a fence. सामने एक गेम चल रहा था। कौन सा गेम? टेनिस। 2 people, or more than 2 people. The exact number is not given here. कुछ लोग टेनिस खेल रहे थे। They were dressed in white, white shorts, white shoes, white t-shirts, right? They were playing tennis, and Sahib was watching, standing outside the fence, right? There was this neighborhood club जहां ये गेम चल रहा था, neighborhood club था, and he was watching these 2 young men. Sorry, the numbers are given. 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums. अब वो बताता है अनीस जंग को कि मुझे ये गेम पसंद है मैडम जी, आई लाइक दिस गेम, बहुत हल्के से धीमी आवाज में। ही हम्स, content to watch it standing behind the fence. अब वो
उसे पता है कि अंदर तो नहीं जा सकता वो, लेकिन वो वहां जहां खड़ा है वहां खड़े रह के गेम देख के काफी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, वो खुश है कि हाँ मैं देख तो पा रहा हूँ। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता ना मैडम जी तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, वो गार्ड भैया है वो मुझे कह देते हैं तू झूला झूल ले। Now the guardkeeper, obviously the gatekeeper, he is also, I mean, poor man. Gatekeeper है तो पैसे वाला तो होगा नहीं, वो भी गरीब ही है, इनसे अच्छी पोजीशन में है, लेकिन है वो भी गरीब। तो मे बी ही अंडरस्टैंड्स हिज पोजीशन एंड ही अलाउज हिम टू गो इनसाइड एंड यूज द स्विंग, तो वो अलाउ कर देता है कि हाँ बेटा जाओ झूल लो थोड़ी देर। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज। अब टेनिस शूज तो साहिब ने भी पहने हुए हैं, लेकिन वो बहुत अजीब लग रहे हैं। दे लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने जो शॉर्ट्स और शर्ट पहन रखी है उनका रंग उतर गया है, बिल्कुल फेड हो चुके हैं, उस पे वो जूते बहुत अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, वो बताता है कि अरे ये किसी ने दे दिए थे मैडम जी मुझे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। अब उन जूतों में किसी एक जूते में छेद था, इसलिए जो उसका ओनर था उसने उसे डिस्कार्ड कर दिया। इससे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे जीवन कभी जूते ना पहने हो, जिसके नसीब में जूते ना लगे हो, उसको एक जोड़ी जूता मिल जाए छेद वाला, तो वो अपने आप में ख्वाब पूरा होने जैसे है, चाहे वो उसमें छेद हो फटे हुए कैसे भी हो। इट इज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। तो जूते तो बेचारे को फिर भी फटे सटे कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन ये जो गेम है ये वो कभी नहीं खेल पाएगा, कभी नहीं। राइट, इट इज बियॉन्ड हिज रीच। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक दिन जब अनीस जंग निकलती है तो उनको क्या दिखता है कि साहिब आलम कहां जा रहा है? मिल्क बूथ। राइट, वाई? इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, दूध लेने के लिए उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और वो अनीस जंग को बताता है, ऑथर को बताता है कि मैं, इस उंगली से इशारा करता है, वो जो सामने वो दिख रहा है आपको चाय का ढाबा, मैं वहां काम करता हूँ। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, इशारा करके बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन का खाना मिल जाता है मैडम जी। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। अब अनीस जंग पूछती है तुम्हें ये नौकरी पसंद आ रही है, ये जॉब पसंद आ रही है? His face, I see, has lost the carefree look. What is carefree? What is carefree? When you don't have any responsibilities, जब आप पे जिम्मेदारियां नहीं होती, आप पे कुछ काम की जिम्मेदारी या घर की जिम्मेदारी, तो आप बहुत केयरफ्री होते हैं, खुले घूमते हैं, जैसे बेनथा बैल होता है वैसे ही। तो वो पहले बिल्कुल खुले एक उड़ती चिड़िया की तरह था, आजाद परिंदे की तरह था, लेकिन अब वो बन गया है। एंड हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। अब उसके चेहरे पे वो खुशी, वो केयरफ्री लुक नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये ज्यादा भारी लग रहा है। किससे? उस प्लास्टिक बैग से। आपने देखा होगा ये जो जितने भी ये कचरा बीनने वाले होते हैं वो सफेद सा बोरा होता है उनके पास, बहुत बड़ा बोरा, छोटे छोटे बच्चे बेचारे घूमते हैं, एंड दे कैरी दिस हैवी व्हाइट बैग filled with all these, I mean, plastic bottles, और जितने भी ये रैपर्स वगैरह होते हैं दूध की थैली के, I mean, all that, वो सब भरते हैं। बहुत बड़ा बैग होता है, उसका वेट भी बहुत होता है, ठीक। बट स्टिल द कैनिस्टर, ये जो कनस्तर है, इट सीम्स हेवियर, वो ज्यादा भारी लग रहा था। क्यों? क्यों? द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। वो जो प्लास्टिक का बैग था, कचरा जब वो बीनता था, वो उसका अपना था। राइट, ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ। उसको जब दिल करा उसने कचरा बीना, जब दिल करा कहीं बैठ गया, दोस्तों के साथ गपशप कर ली। बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन कैनिस्टर किसका है? जिसका चाय का ढाबा है, उसका मालिक। अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो बंद गया है, बंधुआ मजदूर हो गया है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अपनी जिंदगी का मालिक नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है। नाउ ही इज अ सबॉर्डिनेट, किसी के अंडर काम कर रहा है। उसकी खुशी, उसके चेहरे पे जो एक खुशी थी, भोलापन था, वो सब चला गया है। सो विद दिस the half of, I mean, half part of this chapter comes to an end. Sometimes I find a rupee in the garbage, right? If you have any doubts, any issues, and if you like the video, whatever you, I mean, you have in your mind, please use the comment section below and let me know if I can improve it in any way. In the next video, I'm going to explain the remaining part of this chapter. Till then, you have a good time. Stay safe, stay healthy. Have a good day. Bye bye. If you like this video, kindly subscribe to my channel and hit like. Thank you.